जय हिंद दोस्तों, कल्याणी आईएएस एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारी 5वीं यूनिट चल रही है और 5वीं यूनिट के अंतर्गत आज हम अध्ययन करने वाले हैं इसके लास्ट 2 टॉपिक का, जिसमें हम जीआईएस और जीपीएस दोनों का अध्ययन करेंगे। जीआईएस क्या होता है? जीआईएस होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, अर्थात भौगोलिक सूचना तंत्र। सबसे पहले हम जीआईएस को ही उठा लेते हैं, जीआईएस का ही अध्ययन कर लेते हैं। तो जीआईएस होता क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जीआईएस है वो कंप्यूटर आधारित प्रणाली है। कैसी प्रणाली है? कंप्यूटर आधारित। यह कंप्यूटर की मदद से आंकड़ों एवं सूचनाओं का क्या करते हैं? प्रबंधन किया जाता है। इसमें कंप्यूटर की मदद से जो आंकड़े होंगे, जो सूचनाएं होंगी, उनका प्रबंधन किया जाता है तथा भौगोलिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार किया जाता है। भौगोलिक सूचनाओं से मतलब एक मैप तैयार करना कि वहां पर किस तरीके की जनसंख्या वृद्धि हो रही है या किस तरीके के परिवर्तन आ रहे हैं। तो उससे संबंधित जो भी मैप तैयार किया जाता है, जो भी डेटाबेस तैयार किया जाता है, और उसमें यदि कंप्यूटर की सहायता ले ली जाती है, अर्थात कंप्यूटर की सहायता से किया जाता है, तो उसे कहा जाता है भौगोलिक सूचना तंत्र या जीआईएस, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ध्यान रखना, यह जो प्रणाली है वह किस पे आधारित है? मानचित्र पर आधारित है, अर्थात यह मानचित्र आधारित प्रणाली है या मानचित्र आधारित तकनीकी है। जीआईएस में कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर को भौगोलिक सूचनाओं के साथ एकीकृत कर इनके लिए आंकड़े एकत्रित करते तथा उनका प्रबंधन, विश्लेषण और संरक्षण की व्यवस्था प्रदान करता है। जीआईएस क्या करता है? जीआईएस कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को भौगोलिक सूचनाओं के साथ एकीकृत कर दिया जाता है। मतलब जो कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या कहलाता है? कंप्यूटर का वह युक्ति जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वह हार्डवेयर होते हैं। और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो कंप्यूटर की आत्मा होती है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक होती है, वह सॉफ्टवेयर होती है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सहायता से इन तीनों को, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर को, भौगोलिक जो सूचनाएं होती हैं उसे एकीकृत कर, उनसे मिलाकर, उनसे संबंधित आंकड़ों को एकत्रित कर उनका प्रबंधन, विश्लेषण और संरक्षण करने की जो व्यवस्था देता है, उसकी सुविधा यह प्रदान करता है। यदि हम इसके घटक की बात करें कि जीआईएस के घटक कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको बताया है कि जीआईएस में क्या होते हैं। जीआईएस में यह जो है मानचित्र आधारित है और इसमें डेटाबेस तैयार किए जाते हैं। किसके माध्यम से किए जाते हैं? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के माध्यम से किए जाते हैं। तो ये जो चारों चीजें हैं, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे मानचित्र हो, चाहे डाटाबेस हो, ये सभी क्या होते हैं? जीआईएस के घटक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं ग्राफिकल आंकड़ों के प्रदर्शन की 2 विधियां। कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। अर्थात जीआईएस के लिए कितनी विधियों का उपयोग किया जाता है? 2 विधियों का उपयोग किया जाता है। जो जीआईएस आपके डेटा आपको प्रदान करता है वह 2 विधि के आधार पर करता है। इसमें 2 विधियां, एक है रोस्टर विधि और एक है वेक्टर विधि। रोस्टर विधि क्या होती है? रोस्टर विधि में ध्यान रखिएगा, इसमें ग्रिड में विभाजन कर, इसमें जो डेटा होता है उसका ग्रिड में विभाजन करके समान आकार के वर्गों की आकृति का निर्माण किया जाता है। अर्थात इस तरीके से समान वर्ग के वर्ग बना दिए जाते हैं, इक्वल इक्वल, और उसके आधार पर मानचित्र तैयार किया जाता है। इसको जब आप जूम करते हैं तो जूम करके आप उसकी सारी डिटेल्स जान सकते हैं। ग्रिड को जूम करके क्या कर सकते हैं? उसकी सारी डिटेल आप जान सकते हैं। लेकिन वेक्टर विधि में क्या होता है? वेक्टर विधि में जैसे कि आपने मैप देखा होगा, तो मैप में क्या होता है? लाइनों के माध्यम से या षटभुज या त्रिभुज के माध्यम से जो पृथ्वी का जो जानकारी प्राप्त की जाती है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पर जल भरा हुआ है, इस क्षेत्र में जल भरा हुआ है, फिर यहाँ पर खेत बना हुआ है, ठीक है, फिर यहाँ पर जो है घर बने हुए हैं इस तरीके से। तो जो ये जो 2D डायग्राम होते हैं वो जिस तरीके से तैयार किए जाते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है वेक्टर विधि। क्या कहा जाता है? वेक्टर विधि। तो लाइन, बहुभुज एवं पॉइंट के रूप में प्रदर्शन किया जाता है। इसमें केवल लंबाई होती है, ऊंचाई नहीं होती है, और 2D की आकृतियां तैयार की जाती हैं। ध्यान रखिएगा, वेक्टर विधि में 3D आकृतियां होती हैं, लेकिन रोस्टर विधि में सिर्फ और सिर्फ 2D होती हैं। जो आप मैप देखते हैं तो मैप में जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो किसके द्वारा दिखाई देती हैं? वेक्टर विधि के द्वारा। तो इन दोनों विधियों का उपयोग जीआईएस में आंकड़ों को प्रदर्शित करने में किया जाता है। बात कर लेते हैं जीआईएस के उपयोग। बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें आपको घटक देखने थे और इसके उपयोग देखने थे। तो ध्यान रखिएगा, जीआईएस क्या कर रहा है? ऊपर सैटेलाइट के माध्यम से कंप्यूटर के आधार पर क्या कर रहा है? उसका मानचित्रण तैयार कर रहा है। तो मानचित्र बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कृषि अनुसंधान में इसका उपयोग किया जाता है कि कहाँ पर कौन सी फसल अच्छी हो रही है, कहाँ पर कौन सी नहीं हो रही है, कहाँ पर किसके लिए उचित परिस्थितियाँ हैं, कहाँ पर नहीं है। तो इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरता,
कोश में जनसंख्या संबंधी आंकड़े इसी के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं कि कहाँ पर जनसंख्या वृद्धि हो रही है, कहाँ पर जनसंख्या कमी देखी जा रही है। तो इस संबंधी जो भी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वह जीआईएस की सहायता से ही किए जाते हैं। स्थानीय प्रतिरूप तैयार करने में, उस स्थान का प्रतिरूप कैसा है, वहाँ पर घरों की बसावट कैसी है, मकानों की बनावट कैसी है, उन सभी को किसके द्वारा, जो जीआईएस विधि है इसके द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों, वनस्पतियों आदि संबंधी जो भी सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं वह जीआईएस की सहायता से ही की जाती है। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रबंधक तथा आपदा प्रबंधक हेतु जो भी उपयोग किया जाता है, जो भी सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं उसमें जीआईएस का सहारा लिया जाता है। तो जीआईएस के अंतर्गत इतना ही, सीधा सा छोटा टॉपिक है, 11 नंबर में सीधा बन सकता है कि जीआईएस क्या है, इसके प्रमुख घटक बताते हुए इसकी विशेषताओं को या इसकी उपयोगिता को लिखिए या इसके महत्व को लिखिए, इस तरीके का प्रश्न बन सकता है। शॉर्ट प्रश्नों की बात करें तो जीआईएस क्या है या फिर जीआईएस के घटक क्या हैं, सीधे सीधे 3-3 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं। जीआईएस का महत्व 5 नंबर में प्रश्न बन सकता है। इस तरीके से जीआईएस को तोड़ तोड़ कर प्रश्न बनाए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इनकी फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए। वो फुल फॉर्म आपसे पूछ लेते हैं कि जीपीएस का फुल फॉर्म क्या है और जीआईएस का फुल फॉर्म क्या है। अगला टॉपिक है हमारा वैश्विक अवस्थापन प्रणाली, जिसे अंग्रेजी में जीपीएस कहा जाता है, अर्थात ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। क्या कहलाता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसे शॉर्टकट में जीपीएस कहा जाता है। तो यदि हम परिभाषा की बात करें कि जीपीएस क्या है, तो यह एक अंतरिक्ष संचार आधारित उपग्रह तंत्र है। अंतरिक्ष में जो संचार आधारित उपग्रह होते हैं उन पर आधारित यह क्या है, एक तंत्र है, एक सिस्टम है जो सभी मौसमों में किसी भी वस्तु की स्थिति के बारे में सटीक जानकारी दे सकता है। चाहे वह बरसात का मौसम हो, चाहे वह ठंड का मौसम हो, चाहे वह गर्मी का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, चाहे वायुमंडल में बादल, घने बादल हो या कुछ भी हो, वो हर मौसम में, हर परिस्थिति में, चाहे बादल हो चाहे स्वच्छ मौसम हो, हर स्थिति में आपके लिए सही तरीके की सूचनाएं उपलब्ध करा सकता है। यह इसकी विशेषता होती है। परिचय की बात करें कि इसे किसने बनाया है, किसने इजाद किया है, कब किया है, तो बात करें कि इसका निर्माण अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा किया गया था। किसका? जीपीएस का, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का। किसने किया था निर्माण? अमेरिका के रक्षा विभाग ने किया था। जीपीएस जो प्रोजेक्ट है 1973 में प्रारंभ हुआ था, लेकिन इसने पूरी तरह से कार्य करना कब प्रारंभ किया था? 1994 से किया था। ध्यान रखना, यह प्रारंभ कब हुआ था? 1973 में हुआ था, लेकिन इसने काम करना प्रारंभ कब किया था? 1994, 1994 में किया था। प्रारंभ में इसमें जो जीपीएस है, जीपीएस के लिए शुरुआत में 24 सैटेलाइटों का प्रयोग किया जाता था। 24 सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ी जाती थी, वह पृथ्वी पर नजर बनाए रखती थी और अपना कार्य करती थी। लेकिन वर्तमान में क्या है, इन सैटेलाइटों की संख्या कम कर दी गई है और वर्तमान में सिर्फ 4 सैटेलाइट ही इसके लिए पर्याप्त मानी जाती हैं कि 4 सैटेलाइट यदि आप सही तरीके से स्थापित कर दें तो यह पूरी पृथ्वी को क्या कर लेती है? कवर कर लेती है। तो वर्तमान में जीपीएस के लिए 4 सैटेलाइटों का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन जब जीपीएस लॉन्च किया गया था, जीपीएस ने कार्य करना प्रारंभ किया था, उस वक्त 24 सैटेलाइटों को स्थापित किया गया था। हर घंटे के हिसाब से अलग अलग 24 सैटेलाइट लगा दी गई थी। ये चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो जीपीएस होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, उसमें किसका सहारा लिया जाता है? तो उसमें 3 घटक होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक पृथ्वी पर होते हैं जो डेटाओं को संचयित करते हैं, डेटाओं को प्राप्त करते हैं। एक अंतरिक्ष में स्थित सैटेलाइट्स होती हैं, वो क्या करती हैं? संकेतों को पृथ्वी तक भेजती हैं। और फिर कुछ उपकरण होते हैं जो इन्हें डिकोड करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, ये जो अंतरिक्ष से है, यहाँ से सिग्नल कहाँ पर पहुँचाए जाते हैं? इन रिसीवर पर पहुँचाए जाते हैं। ये रिसीवर क्या करते हैं? फिर विभिन्न माध्यमों से, चाहे मोबाइल हो, मोबाइल में एसएमएस भेज दें आप, या फिर आप लोकेशन जीपीएस में जैसे ट्रैकर सिस्टम लगा होता है, गाड़ियों में ट्रैकर सिस्टम लगा होता है, उसके माध्यम से किसी भी चीज़ की आप वस्तु स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, या आप कंप्यूटर के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? यह 3 घटकों के आधार पर कार्य करते हैं। जीपीएस की कार्यप्रणाली को समझते हैं कि जीपीएस कार्य कैसे करता है। तो जीपीएस मुख्य रूप से पृथ्वी की कक्षा में स्थापित 4 उपग्रह एवं उनके द्वारा भेजे जाने वाले संदेशों के आधार पर कार्य करता है। अर्थात पृथ्वी के चारों ओर क्या 4 सैटेलाइट लगाई जाती हैं। 4 सैटेलाइट फिर संकेतों को ये पृथ्वी तक पहुंचाते हैं। उसके माध्यम से फिर पृथ्वी पर डाटा एकत्रण किया जाता है। इसके माध्यम से किसी भी वस्तु की हम स्थिति का पता लगा सकते हैं। पृथ्वी के विभिन्न भागों में स्थित रिसीवर इन उपग्रहों द्वारा प्रेषित संदेशों को रिसीव करते हैं। रिसीवर क्या होते हैं? जो बड़े बड़े आपके एंटीने लगे होते हैं, वह रिसीवर का काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, संकेत जब अंतरिक्ष में सैटेलाइट के माध्यम से भेजे जाते हैं तो ये रिसीवर इन संकेतों को प्राप्त करते हैं।
चारों उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में इस तरीके से स्थापित किए जाते हैं कि पृथ्वी पर कोई भी स्थिति या गतिशील वस्तु उपग्रह की नज़र से बच ना जाए। अर्थात पृथ्वी रोटेट कर रही होगी या पृथ्वी में कोई भी चीज़ जब चल रही होगी और पृथ्वी भी घूम रही है और पृथ्वी में यदि कोई वस्तु चल रही है तो वह भी इन उपग्रहों की सहायता से बच नहीं सकते, इन उपग्रहों की नज़रों से बच नहीं सकते। ये पृथ्वी के एक एक बिंदु पर अपनी नज़र गड़ाए रहते हैं, उसकी प्रत्येक गतिशील अवस्था को यह नोट करते रहते हैं। जीपीएस प्रणाली 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है। इससे 3 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूं। तो घटक में क्या आता है, एक होता है स्पेस सेगमेंट जो कि सैटेलाइट का काम करते हैं, सैटेलाइट जो लगे होते हैं। एक होता है कंट्रोल सिस्टम और एक होता है यूजर सेगमेंट। तो जो सैटेलाइट होते हैं जो सूचनाओं को पहले संकेतों को प्राप्त करते हैं फिर पृथ्वी तक भेजते हैं, तो जो सैटेलाइट होंगे वो स्पेस सेगमेंट का कार्य करते हैं। फिर जो कंट्रोल होते हैं, जो एंटीने लगे होते हैं पृथ्वी के ऊपर, वह एंटीने किसका काम करते हैं, कंट्रोल सिस्टम, रिसीवर का काम करते हैं। और कंट्रोल सिस्टम इससे संकेतों को प्राप्त करते हैं। संकेतों को प्राप्त करने के बाद यह कहाँ पर भेजते हैं, यूजर सेगमेंट को भेजते हैं। जो भारत में कंप्यूटर होते हैं, मोबाइल होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं जिसमें जीपीएस ट्रैकर लगे होते हैं, उसके माध्यम से हम इन संकेतों का उपयोग कर पाते हैं। तो ये तीनों क्या होते हैं, इसके घटक होते हैं। एक स्पेस सेगमेंट होता है, एक कंट्रोल सिस्टम होता है और एक यूजर सेगमेंट होता है। जीपीएस द्वारा पता लगाने के बाद जीपीएस उपकरण उस स्थिति की सारी जानकारियां जैसे कि गति, दूरी, सूर्यास्त का समय, सूर्योदय का समय, इन सभी की जानकारी कहां पर अपने अंदर एकत्रित कर लेते हैं। कौन करते हैं, ये स्पेस सेगमेंट करते हैं। फिर संबंधित जानकारी जितनी भी होती है कहां पर भेजते हैं, कंट्रोल यूनिट को भेजते हैं। फिर कंट्रोल यूनिट से जिन जिन वस्तुओं पर जीपीएस ट्रैकर लगा होता है उन सभी की जानकारी इनके पास होती है और यह जिनके पास ये सुविधा होती है उनको उसकी लोकेशन वगैरह बता देते हैं। अब जीपीएस का महत्व और उपयोग हम देख लेते हैं कि जीपीएस का हमारे जीवन में या हमारी दिनचर्या में क्या उपयोग होता है। तो मोबाइल फ़ोन की आधुनिक तकनीकी पूरी तरीके से किससे आधारित है, जीपीएस पर आधारित है। किस पर आधारित है, जीपीएस पर आधारित है। क्योंकि आपने देखा होगा मोबाइल फ़ोन में एक जो मैप वाला सिस्टम होता है वह जीपीएस का ही कार्य करता है। आपको कहीं भी किसी भी स्थान पर जाना है, आपको वहाँ का रास्ता पता नहीं है, आप क्या करते हैं, आप मैप में वहाँ का पता डाल देते हैं और वह आपको पूरा लोकेशन सहित रास्ता बता देता है और यहाँ तक कि आपको समय बता देता है कि वहाँ जाने में आपको कितना समय लगेगा। साथ ही साथ जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो वह आपकी गति भी बता देता है और ये भी बता देता है कि अब आपकी लोकेशन कहाँ पर है। तो यह किसका है, यह जीपीएस का ही काम है। इसके बाद यह वाहनों में लगाकर उन पर नज़र रखने में कारगर होती है कि यह वाहन कहाँ चला गया है। जैसे कि बहुत सारी आपने मूवियाँ देखी होंगी जहाँ पर पुलिस यदि किसी क्रिमिनल को पकड़ना चाहते हैं तो उसकी गाड़ी में या फिर उसके बैग में जीपीएस ट्रैकर डाल देते हैं। फिर वो गाड़ी जहाँ जहाँ भी जाती है तो उस ट्रैकर के माध्यम से पता लगा लेते हैं कि ये गाड़ी की स्थिति अभी वर्तमान में कहाँ है। प्राकृतिक आपदाओं से बचाव एवं आपात सुविधा की बहाली हेतु भी सटीक जानकारी उपलब्ध कराने में जीपीएस का बड़ा महत्व है। सर्वेक्षण, नौवहन एवं मानचित्रण में भी जीपीएस की सहायता ली जाती है। साथ ही साथ भूकंप अध्ययन के क्षेत्र में एवं दरार की गति की माप हेतु भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो दैनिक जिंदगी है उसमें उपयोग के साथ साथ जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनके प्रभावों को कम करने के लिए, उनके घटित होने की संभावनाओं को जानने में भी यह सहायता करता है। अब बात करते हैं कुछ जीपीएस सिस्टम हैं जिन्हें अलग अलग देशों ने इजाद किया है। जैसे कि जो मूलतः जीपीएस है उसका आविष्कार किसने किया था, अमेरिका ने किया था। लेकिन जीपीएस जिस तरीके से कार्य करता है उसी तरीके से एक सिस्टम है जिसे कहा जाता है ग्लोनास। जो ग्लोनास है यह क्या है, रूसी नौवहन प्रणाली है। मतलब रूस का जो नौवहन सिस्टम है उसे क्या कहा जाता है, ग्लोनास कहा जाता है। और यह क्या है, 24 उपग्रहों की सहायता से कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में 24 उपग्रह उपयोग में लाए जाते थे, फिर वर्तमान में 4 कर दिए गए हैं जीपीएस के लिए। लेकिन जो ग्लोनास है यह कितने उपग्रहों की सहायता से चलता है, 24 से ही चलता है। 2011 में नागरिकों हेतु इसे उपलब्ध कराया गया था। फिर ऐसे ही आता है गैलीलियो। जो गैलीलियो है यह यूरोपियन यूनियन नौवहन प्रणाली है। किसकी है, यूरोपीय की जो नौवहन प्रणाली है उसे गैलीलियो कहा जाता है। और इसमें भी जो उपग्रहों की सहायता ली जाती है उनकी संख्या कितनी है, 24 है। अर्थात 24 उपग्रहों की सहायता से यह हर
चीज, हर वस्तु की स्थिति का पता लगाने में सहायक होती है और 2019 से वैश्विक स्तर पर इसे उपलब्ध कराया गया था। तो ध्यान रखिएगा, यदि सीधा 3 नंबर में आ जाता है गैलीलियो या ग्लोनास, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम ही है, लेकिन ये अलग अलग देश के हैं, इसलिए अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जो अमेरिका का है उसे जीपीएस कहते हैं, भारत का है उसे गगन कहते हैं, नाविक कहते हैं, और जो रूस का है उसे ग्लोनास कहते हैं, और जो यूरोप का है उसे गैलीलियो कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं भारत के नौवहन प्रणाली की, या भारत के जो जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम है उसकी। उसे क्या कहा जाता है? नाविक कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसे IRNSS भी कहा जाता है। यह भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली है। क्या है? भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली। ये क्वेश्चन जो IRNSS का है आपसे 200 शब्दों में भी पूछा जा सकता है पर्टिकुलर, 5 नंबर में भी आ सकता है, और 3 नंबर में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। 3 नंबर में सीधा दे दिया जाएगा नाविक, अर्थात आपको लिखना होगा कि नाविक क्या चीज है। तो यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो द्वारा स्थापित किया गया है। यह जीपीएस की तर्ज पर भारत में विकसित नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। क्या है? नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, अर्थात चीजों की या वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने वाला अंतरिक्ष आधारित, अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट स्थित होते हैं, उपग्रह स्थित होते हैं, उस पर आधारित सिस्टम है। इस प्रणाली के तहत 7 सैटेलाइट पृथ्वी की भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किए गए हैं। भूस्थैतिक कक्षा क्या होती है? मैंने जस्ट पहले ही वीडियो में आपको बताया था कि भूस्थितिक कक्षा क्या होती है। जो अपनी पृथ्वी से भूमध्य रेखा के समानांतर या भूमध्य रेखा के ऊपर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक कक्षा होती है, जिसमें कुछ उपग्रह कार्य कर रहे होते हैं, उन्हें भूस्थितिक उपग्रह कहा जाता है। और उस कक्षा को क्या कहा जाता है? भूस्थितिक कक्षा। उसमें जो भी उपग्रह कार्य कर रहे होते हैं वह पृथ्वी जिस समय जिस तरीके से चक्कर लगा रही होती है उस तरीके से ये पृथ्वी की चक्कर लगाते हैं। साथ ही साथ एक ही बिंदु पर बने रहते हैं, अर्थात चलते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। और यदि इन्हें सही तरीके से व्यवस्थित कर दिया जाए तो ये पूरी पृथ्वी पर भी नजर बनाने में सहायक होते हैं। इसीलिए जो नाविक सिस्टम होते हैं, जो नेविगेशन सिस्टम होते हैं, इन्हें भूस्थितिक कक्षा में स्थापित किया जाता है। भारत में कितने सैटेलाइटों का उपयोग किया जा रहा है? 7 सैटेलाइटों का उपयोग किया जा रहा है। यह भारत के साथ साथ इससे लगे 1500 किलोमीटर क्षेत्र में बेहतर नेविगेशन एवं ट्रैकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। अर्थात यह भारत को सुविधाएं तो उपलब्ध कराएगा, भारत के साथ साथ जो भारत है, भारत को तो सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, भारत के साथ साथ इससे लगे जो क्षेत्र होते हैं उसमें भी 1500 किलोमीटर एरिया में क्या कर सकता है? यह वहां पर नेविगेशन एवं ट्रैकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है, वहां पर सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इस प्रणाली का संचालन 21 नेटवर्कों द्वारा होगा, जिसका केंद्र बेंगलुरु के निकट ब्यालालू में स्थित है। इसका केंद्र कहां पर है? ब्यालालू है। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है कि नाविक का जो नियंत्रण केंद्र है वो कहां पर है? तो वह है बेंगलुरु के निकट ब्यालालू में स्थित है। कितने नेटवर्कों पर आधारित? 24 नेटवर्कों पर आधारित। ध्यान रखना, 21 नेटवर्कों, कितने पे है? 21 नेटवर्कों पर आधारित है। लेकिन सैटेलाइट कितनी उपयोग की जा रही हैं? तो 7 सैटेलाइटों का उपयोग किया जा रहा है। लेकिन यदि आप गैलीलियो की बात करें तो उसमें 24 सैटेलाइटों का उपयोग किया जा रहा है। यदि आप जीपीएस की बात करें तो उसके लिए कितनी? 4 सैटेलाइटों का उपयोग किया जा रहा है। तो अलग अलग के लिए अलग अलग सैटेलाइटों का उपयोग किया जा रहा है। इससे वाहनों, वायुयानों, समुद्री जहाजों आदि की सटीक जानकारी के साथ साथ रक्षा गतिविधियां एवं आपदा प्रबंधन में भी सहायता प्राप्त हो सकती है। अर्थात इसमें इन रक्षा गतिविधियां, आपदा प्रबंधन सभी की जानकारियां स्थापित हो सकती हैं, जानकारियां हमें प्राप्त हो सकती हैं। यह 2 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता है। जो नाविक है वो 2 प्रकार की सेवाएं देता है। कौन कौन सी हैं? एक है आपकी SSP, जिसे बोला जाता है स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम, और एक होती है आपकी RS, जिसे बोला जाता है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। जो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम है यह क्या करता है? सभी लोगों को उपलब्ध होता है। यह सभी लोगों या उपभोक्ताओं या नागरिकों को प्राप्त होता है, इस पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन जो RS होता है यह केवल प्राधिकृत सेना सुरक्षा एजेंसियों को ही प्राप्त होता है। इसके बाद गगन आता है। तो अगली जीपीएस आधारित जो प्रणाली है उसका नाम है गगन। क्या है? गगन। गगन का नाम क्या होता है? जीपीएस एडेड जियो एग्यूमेंटेड नेविगेशन सिस्टम। इसका फुल फॉर्म है, ये पूछा जा सकता है। और गगन भी आपको 3 नंबर में सीधा सीधा लिख देंगे गगन, तो आपको पता होना चाहिए क्या है। जीपीएस आधारित भारत की ही नेविगेशन सिस्टम प्रणाली है।
अमेरिका की जीपीएस प्रणाली की तरह गगन भारत का क्या है, उपग्रह आधारित नेविगेशन तंत्र है। किस पे आधारित है? उपग्रहों पे आधारित है। तो जितना भी नेविगेशन सिस्टम है वो तो उपग्रहों पर ही आधारित होंगे, चाहे नाविक हो और चाहे गगन हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह हवाई यातायात तथा अन्य सैन्य, असैन्य एवं विज्ञान संबंधी कार्यों के लिए भारत में निजी उपग्रह आधारित नेविगेशन सुविधा उपलब्ध कराता है। जो नाविक है वह निजी उपग्रह आधारित नहीं है, लेकिन जो गगन है वह निजी उपग्रह आधारित नेविगेशन सुरक्षा सुविधा उपलब्ध कराता है या निजी उपग्रहों पर आधारित है। इस प्रणाली का जो विकास है इसरो के साथ साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के संयुक्त प्रयासों से किया गया है। अर्थात इसमें दो चीजों का सहयोग है, एक तो इसरो का भी है, दूसरा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी सहयोग है। इन दोनों ने संयुक्त रूप से इसका विकास किया है और इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो एरोप्लेन चलती हैं, जो हवाई जहाज चलती हैं, इनकी स्थिति का पता लगाना। अर्थात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जितनी भी एरोप्लेन हैं उनकी स्थिति का पता लगाना, उनके मार्ग में कोई अवरोध तो उत्पन्न नहीं हो रहा इसका पता लगाना। अनुप्रयोगों की बात कर लेते हैं हम कि गगन प्रणाली के अनुप्रयोग हैं क्या क्या। तो भारत के निकटवर्ती क्षेत्रों में उड़ने वाली, चाहे वह राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय, वायुयानों की स्थिति का पता कर सकेगा और एयरपोर्ट पर इनकी स्थिति, गति की सूचनाएं उपलब्ध करा सकेगा। अर्थात भारत के ऊपर जितनी भी वायुयानों का जो संचालन हो रहा है, चाहे वह राष्ट्रीय हो चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय हो, सभी की स्थिति का पता लगाना, कौन कब भारत में प्रवेश कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन कहाँ पर जा रहा है, इन सब से संबंधित सूचनाओं को एकत्रित करने का कार्य कौन करता है? गगन प्रणाली करती है। दुर्घटना की स्थिति में इसके माध्यम से बचाव कार्य आसानी से हो जाता है। जैसे ही दुर्घटना होती है तो हमें उसकी लोकेशन तुरंत पता चल जाती है और उसके माध्यम से हम बचाव कार्य भी बहुत जल्दी मात्रा में कर लेते हैं। यह सभी मौसम में सक्रिय रहेगा और उड़ते हुए वायुयान के मार्ग में बाधाओं से अवगत कराएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो नेविगेशन सिस्टम प्रणाली है गगन, यह क्या सभी मौसमों में कार्य करती है। नाविक भी सभी मौसमों में काम कर रही थी, ये भी सभी मौसमों में काम करती है। इस पर बादलों का, वर्षा का, किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और यह वायुयानों के मार्गों में जो भी बाधाएं आने वाली होती हैं उन सभी बाधाओं से यह वायुयान संचालकों को अवगत कराती है। पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति, मानचित्रण, सामुदायिक नेविगेशन, सर्वेक्षण आदि में इस प्रणाली का भरपूर उपयोग किया जाता है। किस किस में? भौगोलिक स्थिति में, किसी भी चीज़ की कोई भौगोलिक स्थिति प्राप्त करना है, साथ ही साथ भारत का मानचित्रण तैयार करने में, सामुद्रिक नेविगेशन में, कोई समुद्री जहाज चल रहा है तो उसके लिए सही मार्ग प्रशस्त करने में, और सर्वेक्षण आदि चीज़ों में इसका उपयोग किया जाता है। मैंने सिर्फ इसमें 4-5 ही उपयोग लिखवाए हैं, एक और लिखवाया है खनन, भूवैज्ञानिक, पर्यावरण संरक्षण और अनुसंधान में, अनुसंधान प्रणाली में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये 4-5 पॉइंट मैंने आपको लिखवाए हैं। स्कोप इतना ही है क्योंकि अनुप्रयोग आपसे 5 नंबर में ही पूछे जाएंगे और मान लीजिए 11 नंबर में प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है तो उसमें मैं बताता हूं आपको कि 2 प्रश्न समाहित होंगे। सीधा आएगा आपका गगन क्या है, गगन के अनुप्रयोगों को स्पष्ट कीजिए। तो गगन जब प्रणाली आप लिखेंगे और गगन के अनुप्रयोग लिखेंगे तो इसमें आपकी शब्द सीमा 200 शब्द पर्याप्त हो जाएगी, आपके पास पर्याप्त मटेरियल उपलब्ध रहेगा। तो इसके साथ ही आपका जो टॉपिक है फर्स्ट वाला, जिसके अंतर्गत हम जीआईएस और जीपीएस का अध्ययन कर रहे थे, वो भी समाप्त होता है और इसके साथ ही जो ज्योग्राफी की क्लासेस हैं वो भी समाप्त होती हैं। इसके साथ आपका सारा सिलेबस खत्म होता है, पहली यूनिट से लेकर 5वीं यूनिट तक। लेकिन सिलेबस को समाप्त करने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको मेंस क्वालिफाई करना है तो आपको सबसे पहले पेपर की क्वालिटी देखनी होगी। पेपर में जो चीज़ें समाहित हैं, जो सिलेबस समाहित है, उसको ध्यान से पढ़ना होगा। साथ ही साथ यूनिटों का महत्व को समझना होगा। सबसे पहले उन यूनिटों को आप तैयार कीजिएगा जिनमें सिलेबस कम है, अर्थात मटेरियल उपलब्ध तो है लेकिन आपको बहुत कम पढ़ना है और उसमें नंबर की जो प्रकृति है वह बहुत ज़्यादा है। क्योंकि दोस्तों इस बार जो परिवर्तित सिलेबस है उसमें डिटेल बहुत विस्तृत रूप से आपको बताया गया है कि किस यूनिट में क्या क्या आपको पढ़ना है, साथ ही साथ किस यूनिट से कितने नंबर के कितने प्रश्न आएंगे। तो उससे आपको ये तो ज्ञात हो गया है कि जितने भी पेपर हैं, चाहे पहला पेपर हो, दूसरा पेपर हो, तीसरा पेपर हो, वो सभी पेपरों को 10-10 यूनिटों में बांटा गया है। अर्थात यदि एक पेपर है तो एक पेपर में 2 खंड बना दिए हैं, एक खंड आ और एक खंड बा। जो खंड आ रहेगा वो 150 नंबर का रहेगा और जो खंड बा रहेगा
वो भी कितने नंबर का रहेगा, 150 नंबर का रहेगा। अर्थात 300 नंबर का जो प्रश्न पत्र है उसे 2 भागों में बांटा गया है। तीसरे प्रश्न पत्र की बात करें तो वहां पर 10 यूनिट एक साथ दी गई हैं, खंड नहीं बांटे गए, लेकिन वो 5-5 यूनिट में वैसे ही वर्गीकृत हैं, क्योंकि स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि आपकी हर यूनिट से 30-30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप किसी भी यूनिट को हल्के में नहीं ले सकते हैं, किसी भी यूनिट को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप यदि किसी यूनिट को छोड़ते हैं तो आपको 30 नंबर का घाटा हो सकता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो छोटी छोटी यूनिट हैं उनको आप पूरा बहुत अच्छे से कर सकते हैं यदि आपके पास समय कम है। लेकिन जो बड़ी बड़ी यूनिट हैं उनके अंदर कुछ टॉपिक यदि आपके छूटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है उन टॉपिक से प्रश्न आए। लेकिन आपको जितनी भी यूनिट है किसी एक यूनिट को पूरा नहीं छोड़ना है, सभी यूनिटों को सही तरीके से पूरा का पूरा कवर करने का प्रयास करना है, क्योंकि जब तक यदि आपकी यूनिटें पूरी सही तरीके से नहीं होंगी तो आपको नंबर प्राप्त करने की संभावना भी कम बनी रहेगी, नंबर सही तरीके से प्राप्त नहीं होंगे। दूसरा, आपको जो मटेरियल है उसकी क्वालिटी पर ध्यान देना है, अपनी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो पाए, क्योंकि हिंदी मीडियम में स्पेलिंगों को बहुत देखा जाता है। तो स्पेलिंग मिस्टेक अर्थात भाषा पे पकड़, और दूसरा मटेरियल, इन चीज़ों पर आप ध्यान रखिएगा। शब्द सीमा स्पष्ट तौर पर कही गई है कि शब्द सीमा में जो 3 नंबर के प्रश्न हैं वह कितने शब्दों में पूछे जाएंगे, जैसे कि 10 शब्द, 3 नंबर के प्रश्न हैं 10 शब्दों के, और जो 5 नंबर के प्रश्न हैं उनके लिए आपसे 50 से 60 शब्द की बात कही गई है, और जो 11 नंबर के प्रश्न हैं उनके लिए 200 शब्दों की बात कही गई है। तो अब जो कॉपी का पैटर्न है वो इस तरीके से मैं आपको बता देता हूं कि एक पेज आपको दिया रहेगा, उस पेज में ऊपर प्रश्न लिखा रहेगा, पहले से आपको कॉपी और पेपर दोनों चीज मिलेंगी, लेकिन पेपर में भी यहां पर प्रश्न लिखा रहेगा और कॉपी में भी प्रश्न लिखा रहेगा। तो पेपर की जरूरत तो आपको नहीं पड़ती है, क्योंकि आप जहां देखेंगे वहां प्रश्न रहेगा, उसके नीचे कुछ जगह छूटी रहेगी। मान लीजिए 3 नंबर का प्रश्न है तो उसके लिए 2 या 3 लाइनें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी, 5 नंबर का प्रश्न है तो उसके लिए 5 या 6 लाइनें आपको उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो आपको शब्द सीमा का विशेष ध्यान रखना है, कम पढ़ना है लेकिन बम पढ़ना है, कम लिखो लेकिन बम लिखो। ठीक है दोस्तों, चलिए शुभकामनाओं के साथ मैं यहां अपनी वाणी को विराम देता हूं और इसके साथ ही आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों।